हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कि आखिर हमारे जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं या फिर डायामैग्नेटिक मटेरियल बोल लो, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी हम ना कुछ पिछले लेक्चर्स की चीज़ों को भी यहाँ डिस्कस करेंगे डायामैग्नेटिज्म में। भाई अब डायामैग्नेटिज्म के ऊपर पूरा बेस्ड लेक्चर है तो सारी चीज़ें कवर तो करनी पड़ेंगी। इसके बाद सेपरेट लेक्चर आएंगे भाई प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म पर भी, लेकिन यहाँ हम डायामैग्नेटिज्म के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिर से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, उसके बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो क्या ये डायामैग्नेटिज्म है क्या आखिर, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। ठीक है भैया, ये डायामैग्नेटिज्म क्या होता है? डायामैग्नेटिज्म, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, इसका मैं ठीक से सही से लिखता हूँ। ठीक है, डाया मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसे हम जो है आज देखेंगे कि आखिर हमारी क्या क्या यहाँ पर कहानियां बन सकती हैं। ठीक है, चलो भैया, तो क्या होता है ये? ठीक, तो हमने कहा कि हम सबसे पहले एक एटम लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भैया हमने एक एटम लिया इस तरीके से। ठीक है, पहले क्या होता है, सबसे पहले एक मैटर लेते हैं। मैटर, मैटर के अंदर कई सारे एटम होते हैं, ये हम सबको पता है। ठीक है, पहले हम एक मैटर लेते हैं ऐसे, जूम 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 जूम। ठीक है, सबसे पहले हमने मैटर लिया। अब मैटर के अंदर भाई कई सारे एटम्स होंगे, मैटर है तो एटम्स से ही मिलके बना हुआ होगा। तो यहां पर हमने जो है कई सारे जिंग 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 जुंगा जुंगा कई सारे एटम्स जो है लेकर यहां पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा कोई मैटर है। ठीक है, अब मैटर के अंदर कई सारे एटम्स हैं, इसमें से एक एटम हम निकाल के बाहर फेंकेंगे और यहां पर लाएंगे। तो एक एटम हम यहां पर ला लिए इस तरीके से। ठीक, हमने कहा चलो भैया हमने जो है एक एटम बाहर निकाल लिया है। ठीक है, एक एटम हमने बाहर निकाल लिया है, या फिर इसे ऐसे बना सकते हो, जूम जूम जूम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने एक एटम बाहर निकाल लिया मैटर से। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं भैया एटम कैसे बना हुआ होता है, बीच में न्यूक्लियस होगा ऐसे। ठीक है, उसमें प्लस चार्ज होगा। भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे प्लस होता है तो न्यूक्लियस प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, अंदर एक न्यूक्लियस है और बाहर एक ऑर्बिट होगी जो कि ये बनी हुई है, और इस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से ई माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो ई माइनस लिख दिया। ठीक, अब भाई एटम है तो अंदर न्यूक्लियस होगा, एक ऑर्बिट होगी, ये इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि जब भी चार्ज मोशन में होता है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक तरीके का चार्ज है, और जब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एक तरीके का चार्ज, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसका मतलब एक चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि जो करंट प्रोड्यूस होगा वो चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब अगर चार्ज ऐसे चिक्यू चिक्यू मोशन कर रहा है, चार्ज इस तरफ जाएगा, तो जो इस चार्ज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां पर चार्ज कौन है? यहां पर चार्ज इलेक्ट्रॉन है भाई, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन एक तरीके का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऐसे मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगी जो ऐसे मोशन करेगी उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, यानी इस तरफ जूम जूम जूम। कई बच्चे बोले दोनों एरो एक तरफ दिख रहे, भाई देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा, जुग 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 जूम, करंट कैसे आ रहा, जुग 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 जूम, उल्टा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा, जूम, करंट जूम, ऐसे ये ऊपर। करंट को आई से डिनोट करते हैं। ठीक, इतना हम समझ गए। अब एक और चीज देखो, हमने एक और चीज पढ़ी थी कि भैया अगर अगर ध्यान से देखो तो ये करंट लूप की तरह नहीं दिख रहा। पहले बाहर से देखो, ये लूप नहीं बन रहा। लूप क्या है कि भाई चारों तरफ से क्लोजली घिर जाए, चारों तरफ से क्लोजली बाउंड हो जाए, मतलब घिर जाए, जब
मतलब कोई ऐसी ज्योमेट्री हो कि चारों तरफ से क्लोजली पैक है तो एक लूप बनाता है वो, तो देखो नहीं है, एकदम पैक्ड क्लोजली लूप है, मतलब यहां से आए यहीं पर खत्म हो गए, तो एक लूप की तरह दिख रहा है, सर्कुलर लूप की तरह। तो और इस लूप में, इस सर्कुलर लूप में करंट भी भाग रहा, तो इसको हम करंट लूप नहीं बोल सकते हैं, करंट लूप बोल सकते हैं। तो इसे हम बोल देते हैं क्या, इसे हम बोल देते हैं करंट लूप। अब एक चीज देखो भाई कि जो हमारा एटम था, एटम हमारा करंट लूप यहां पर मान लिया गया है। अब हमने एक और चीज पढ़ी है, अगर आप मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एंड मैटर के पिछले लेक्चर्स में जाओ, या फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जब हमने पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि जो करंट लूप होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि करंट लूप की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे बनेगी, जूम जूम, और जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, जूम जूम। मतलब एक तरीके से जान लो, करंट लूप को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। यानी ये क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं भैया, इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, हमने बताया मैग्नेटिक डाइपोल क्या है भैया, पढ़ा बताया हमको कि यहां पर ये ऐसे बनाएंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे और बार मैग्नेट में एक हमारा नॉर्थ पोल होगा, एक हमारा साउथ पोल होगा, हमको पता है दोनों पोल की अपनी अपनी पोल स्ट्रेंथ होगी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होता है। और इस बार मैग्नेट की लेंथ 2l होती है, टोटल लेंथ, तो यहां से यहां हम 2l ले लेते हैं। नॉर्थ नॉर्थ पोल की भी पोल स्ट्रेंथ m है और साउथ पोल की भी पोल स्ट्रेंथ m है, स्मॉल m है। ठीक है, और जो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, यही होता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, बताते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये तो स्मॉल m है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, इस मैग्नेटिक डाइपोल का, भाई मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका अपना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ उठा लो, भाई दोनों पोल्स का पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m ही है, तो स्मॉल m लिख लो। ठीक है, दोनों पोल्स का पोल स्ट्रेंथ तो स्मॉल m ही है, तो एक स्मॉल m हम उठा सकते हैं, तो एक स्मॉल m हमने उठाया इनटू इस पोल स्ट्रेंथ का हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल से, जो कि टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल क्या गिवन है भैया, 2l है, तो यहां हम लिख लेंगे स्मॉल m इंटू 2l। इसका एक और फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, क्या, कि जो करंट भाग रहा हो किसी भी लूप या किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल में, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, उस करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, उस करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे हम उस लूप या उस मैग्नेटिक डाइपोल के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये वाला एरिया जो होता है ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, ये, या फिर यहां ये वाला एरिया। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उस मैग्नेटिक डाइपोल या करंट लूप का, उससे मल्टीप्लाई कर दे जो करंट भाग रहा हो करंट लूप में या मैग्नेटिक डाइपोल में, यहां मान लो करंट भगा दिया। ठीक है, तो जो भी करंट भाग रहा हो उसका मल्टीप्लाई कर ले, जो भी करंट भाग रहा है उसका मल्टीप्लाई कर ले क्रॉस सेक्शन एरिया से या फिर इसका एरिया। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और हमने ये भी पढ़ा है भाई कि मैग्नेटिक मूवमेंट का अगर हमको कोई बोले कि डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो हमने पढ़ा है कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। हम अपना राइट हैंड उठाते हैं और राइट हैंड का ये जो चारों उंगलियां मिलके पाम बनाती हैं, तो राइट हैंड की पाम को हम करंट के डायरेक्शन में घुमाते हैं। राइट हैंड की पाम को करंट कैसे भाग रहा है, जूम 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 जूम, यहां देखो तो जूम 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 जूम, लूप यहां पर ऐसे दिखेगा और करंट ऐसे जा रहा, तो हम अपने राइट हैंड के पाम को करंट के डायरेक्शन में क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के पाम को लाई करेंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा उसी डायरेक्शन में अपने पाम को ले जाएंगे। पाम लेगा राइट हैंड का, करंट ऐसे आ रहा जूम, तो पाम ऐसे जूम। और इस पूरे कंडीशन में जब हम अपने पाम को करंट के डायरेक्शन में ला रहे हैं, तो देखना है थंब किधर जा रहा, थंब हमारा ऊपर की तरफ जा रहा, तो जिस तरफ थंब जाएगा उसी तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा। ठीक है, तो यानी ये इस तरफ थंब ऊपर की तरफ गया ना,
तो यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ यहां पर निकल करके आया। ठीक, समझ गए। अब हमें एक चीज देखना है कि भैया ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट बना है ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, हर इलेक्ट्रॉन की वजह से एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है। अगर यहां पर मान लेते ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से m1 मान ले। अगर दो इलेक्ट्रॉन होगा तो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा, उसको m2 मान लो। ठीक, बता सुन, अगर मान लो भाई यहां पर यही हम एटम ले, ठीक है, एक एटम यहां पर हमने लिया, ठीक है, इसमें मान लेते हैं क्या हुआ, इसमें हम मान लेते हैं कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अलग अलग डायग्राम बनाएंगे इसी एटम का समझाने के लिए। सुनो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे मूव कर रहा तो इसकी वजह से करंट कैसे बनेगी, इसके अपोजिट यानी ऐसे। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, फिर एक हम लेते हैं इसी एटम का एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं इस तरफ मूव कर रहा ऐसे। तो इस अब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा भाई, ये ऐसे जा रहा जुम 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 जुम, तो हमारा जो करंट होगा ये इसके अपोजिट जुम ऐसे। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा तो करंट इसके अपोजिट में। इसका मतलब अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट देखें, करंट कैसे जा रहा तो पाम कैसे करंट के डायरेक्शन में ऐसे जूम, करंट ऐसे आ रहा ना तो राइट हैंड की पाम भी ऐसे, करंट सॉरी थंब ऊपर की तरफ, थंब कैसे आया ऊपर की तरफ, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगी वो कैसी बनेगी, वो हमारी बनेगी ऊपर की तरफ। लेकिन उसी जगह अगर हम भाई यहां पर आए, यहां पर हमारा करंट कैसे जा रहा, यहां पर हमारा करंट ऐसे मूव कर रहा। मान लो यही लूप हम यहां लेते हैं इस प्लेन पे, तो लूप में करंट तो ऐसे करंट के डायरेक्शन में पाम को हमने कर्ल किया, जुम 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 जुम, थंब आया नीचे की तरफ, थंब आया नीचे की तरफ, यानी जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है वो नीचे की तरफ होगा। थंब मैग्नेटिक मूवमेंट को बताता है, तो ये हमारा बन गया ऐसे। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो भाई, तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा एटम का वो क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा। मान लेते हैं इसकी वजह से m1 बना तो इसकी वजह से m2 बना, तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इस एटम का, हमने एक ही एटम को दो बार ऐसे बना दिया है, ठीक, समझाने में, तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा एटम का वो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है हर एक इलेक्ट्रॉन का, उन सभी के मैग्नेटिक मूवमेंट्स को आप ऐड करिए और ऐड करने पर जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो होगा एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट। सुनो मैं लिख के बताता हूं, यहां हम लोग लिखते हैं चीजों को, क्या, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इस एटम का, हमने दो एटम, एक ही एटम है ये, इलेक्ट्रॉन हमने दो दो अलग अलग दिखाने थे इसलिए हमने ऐसे बनाया है, ठीक, समझाने के लिए ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एटम का वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी के मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, सम ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, सम ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमारे पास जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट्स लिखते हैं ना यहां। ठीक है, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा,
तो उन सभी मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड करिए भैया, वही नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम होगा। यानी इस केस में अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एटम देखें, इन एक ही एटम है, बता रहा हूं ना एग्जांपल के लिए मैं अलग अलग दिखा रहा हूं, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इस एटम में, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इसी एटम में, बस दो दो हमने इसलिए बनाया ताकि समझ में आए चीजें, ठीक है। सुनो भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं हमें क्या पता करना था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट है किसका, एटम का, एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ये, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा भैया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बना उसे हमने m1 माना, तो ये m1, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बना उसे हमने m2 माना, तो m2। दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे लगा देते हैं यहां पर निगेटिव, क्योंकि भाई दोनों अपोजिट, एक ऐसे जूम एक ऐसे जूम, तो निगेटिव होगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होगा हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ठीक है। समझ में आया कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है एटम का वो किसके बराबर है, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर है। ये समझ में आया। अब भाई एक चीज देखो, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों उल्टी दिशाएं में एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये देखो -m2 बराबर भी हैं, और क्या है भाई, बराबर भी हैं और अपोजिट। बराबर क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होगा, इसका भी I इंटू है, सेम करंट भाग रहा, एरिया दोनों का सेम है, यानी मैग्नीट्यूड भी बराबर था पहले से, ठीक है, मैग्नीट्यूड पहले से बराबर था। अरे भाई मैग्नीट्यूड क्या, जैसे जैसे 3 केला लेने गए तो 3 मैग्नीट्यूड है, वैसे मान लो यहां पर इसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी 3 4, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है भाई। जब करंट इंटू एरिया करोगे सेम है वो, और डायरेक्शन भी सेम हो गया इन दोनों का, यानी अब ये दोनों कटेंगे, दोनों कट जाएंगे, जूम जूम, यानी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आया, ठीक है, यहां पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आया यहां पर इन, ये पैरामैग्नेटिज्म, सॉरी ये डायामैग्नेटिज्म के लिए था भाई, बताते हैं क्यों। इन डायामैग्नेटिज्म, इन डायामैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस, इन डायामैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस, इनका जो इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, हाँ इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे हैव, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दियर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, भाई ये एटम किसका लिया हमने, मान लेते हैं हमने डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस का एटम हमने लिया है, ठीक है, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लिखना है हमको, सॉरी डायमैग्नेटिक, भाई सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है ना, ये तो डायमैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर से लिखते हैं इसको, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑफ एन एटम ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। क्यों भैया, अब ध्यान से सुना, हमने क्या लिखा भाई कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम का, या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोल सकते हो, हमने एटम बोले था ताकि और क्लियर रहे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है, फिर दूसरी भाषा में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा जीरो आता है। क्यों, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, जूम जूम। समझे कहने का मतलब कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का वो कितना आता है, वो जीरो आता है हमेशा। ऐसा समझे क्यों,
क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां कैसे होते हैं? यहां पर हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एक ऑर्बिट में। सुनो कैसे, देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हमने जो ये एग्जांपल लिया था, ये हमने क्यों दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया? इसलिए क्योंकि मान लेते हैं कोई एक, ठीक है, हेलियम है जैसे, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। क्या होता है भैया? तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, जूम जूम जूम। एक इधर भागेगा, एक इधर, दोनों इक्वल एंड दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भगाया और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भगाया। अब इसकी वजह से करंट इस तरफ आएगी, इसकी वजह से करंट इस तरफ आएगी। अब जब मैग्नेटिक मूवमेंट देखा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, जूम जूम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो इसमें क्या होता है? यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। डायमैग्नेटिज्म के फिनोमेनन में, या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डायमैग्नेटिक मटेरियल बोल लो, डायमैग्नेटिक मटेरियल बोल भी सकते हो, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाता है, ठीक। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट बन गया दोनों का और मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो गया हुआ, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसलिए, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा 0 आएगा, ठीक। ये कैमरा रिकॉर्डिंग ऑफ तो नहीं हो गया भैया? बिल्कुल सही, हाँ। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अगर 0 है एटम का, तो एटॉमिक डाइपोल्स कहां बनेंगे? मतलब हम कह रहे थे ये एटम है, एटम से करंट लूप बना, करंट लूप है तो मैग्नेटिक डाइपोल है। अब मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए, यह हमने पढ़ा। अब मैग्नेटिक मूवमेंट को ही हम एक और चीज बोलते हैं। जब हम सब्सटेंसेस या मटेरियल्स की बात करने लगते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम क्या बोलने लगते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट को हम बोलने लगते हैं एटॉमिक, सॉरी जो हमारा फिर से एटम था, एटम को ही हम करंट लूप बोलते हैं, ठीक है। अब करंट लूप को हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल हम किसको बोल रहे हैं? ये मैग्नेटिक डाइपोल हम इस एटम को ही तो बोल रहे हैं। ये जो एटम हमने बनाया, इस एटम को ही तो मैग्नेटिक डाइपोल बोल रहे हैं। तो जब हम सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिज्म या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो वहां पर इस एटम को हम मैग्नेटिक की जगह यहां एटॉमिक रिप्लेस कर देते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल ना बोल के इसे हम एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल। लेकिन अब भैया एटॉमिक डाइपोल जो होता है, एटॉमिक डाइपोल है तो इसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा। अरे भाई मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है तो एटॉमिक डाइपोल का भी मैग्नेटिक मूवमेंट बोल सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होने की वजह से क्या होता था, इस एटम को हम है तो ये एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल, ठीक है। तो इस एटॉमिक डाइपोल को हम ऐसे दिखाना चाहते थे, जूम 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 जूम, या फिर ऐसे दिखा सकते हो, जूम जूम जूम, ठीक है। ये इसको ऐसे सही से बताना, तुम कंफ्यूज, ठीक है, कि वो मैं एरो दिखा रहा हूं कि हाँ ये एटॉमिक डाइपोल है, समझ, ठीक है। तो अब लेकिन बात ये आई कि मैग्नेटिक मूवमेंट तो पूरा कैंसिल हो गया, तो काहे का एटॉमिक डाइपोल बना है? इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे हम। अगर यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाता, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ गया, अगर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 की जगह कुछ डिजिट में आता, 1 2 3 टाइप आता, तब तो हम इस एटॉमिक डाइपोल को ऐसे दिखाते या फिर ऐसे दिखाते। लेकिन जब मैग्नेटिक मूवमेंट बन ही नहीं रहा तो काहे का मैग्नेटिक डाइपोल, काहे का एटॉमिक डाइपोल ये? तो इसका मतलब हम इसे यहां ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम इसे ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी कुछ देर बाद एक इंड्यूस्ड डाइपोल की कहानी आएगी जिसकी वजह से हम जो है इसको ऐसे भी देखना शुरू करेंगे, एक छोटा सा डाइपोल बना देंगे, ऐसे बताएंगे ऐसा हम क्यों करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट करें। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और अच्छी अच्छी चीजें कि हाँ हम जो है क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है भाई। इसे नोट करो जल्दी से, तो आगे हम अपनी कहानियों को देखते हुए चले जाते हैं। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लीजिए मेरे भाई। 1 2 3 4 हो गया भाई।
हो गया क्या? पक्का? हटा दे भैया। अच्छा एक चीज याद कर लो भाई, ये इस पूरे फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? जो जितना भी हुआ इसे हम डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। हटा दें, 1 2 3 4 भाई, मैं हटाने से आ रहा हूं, ठीक है। नोट कर लिए, हटा रहा हूं भाई मैं, हटा दो पक्का। चलो, तो ये कहानी हमने इंट्रोडक्शन में देखी। अब हम एक नई चीज देखते हैं कि आखिर इसे नोट कर लेना भाई, क्योंकि अभी आगे लेक्चर में काम आने वाला है ये, ठीक है। इसके बाद हम एक क्या कहानी देखेंगे? हम एक अच्छी सी कहानी देखेंगे कि अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएं मैटर के ऊपर, बताते हैं, सुनो। अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएं मैटर के ऊपर, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड अगर हम मैटर के ऊपर लगाएंगे तो वहां पर क्या कहानी बन सकती है, ठीक है। हमने एक मैटर लिया, अब मैटर के अंदर कई सारे एटम्स या फिर एटॉमिक डाइपोल। अब कहोगे सर मैग्नेटिक मूवमेंट तो बना नहीं, तो काहे का एटॉमिक डाइपोल? बताते हैं भाई क्यों, ठीक है। कहानी सुनते जाओ, सब समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म में बहुत ही सुंदर सा लेक्चर होता है, ठीक है। इसे समझोगे भैया मजा आएगा, ये तो पक्का है, ठीक है। समझ गए? भैया हम जो है अब इस अपनी नई कहानियां को देखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है भाई। सुनो, तो हमने कहा पापा से बैट ला दो मेरे लिए, नहीं भाई, हाँ। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास, पहले लिख लेते हैं, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, ऑन अप्लाइंग, फिर लिख लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था क्या, कि ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, भैया अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, हम जो है एक मैटर लेंगे और उस मैटर के अंदर कई सारे एटम्स या फिर एटॉमिक डाइपोल। नहीं सर, आपने बताया मैग्नेटिक मूवमेंट, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट तो जीरो आ रहा, तो काहे का एटॉमिक डाइपोल? एटम आपने बताया लेने के लिए, लेकिन हम एटॉमिक डाइपोल ही लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे मैटर के ऊपर, तो एटम्स क्या होंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल बना लेंगे, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल कि भाई मैटर जो है, जब हमने बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोल लो आप, ठीक, सॉरी, ठीक है। तो जैसे ही हम बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो इंड्यूस्ड डाइपोल के फॉर्म में बन जाएंगे हमारे एटम्स। एटॉमिक डाइपोल तो पूरी तरीके से नहीं बन पाए, इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएंगे, ठीक है। समझे क्या? तो यहां बनाते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैटर है, ठीक है। अब इसके मैटर्स में क्या होगा? कई सारे एटम्स होंगे, और मैंने बताया एटॉमिक डाइपोल तो बन नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट ही नेट जीरो आ जा रहा था, ठीक है, मैटर का, ठीक है, या फिर एटम का बोल लो। तो हम क्या, बाहर से हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे जिसे हम कैपिटल एच बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं भैया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इसे हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, बताते हैं। हमने कहा कि जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो क्या होगा? जो हमारे इसके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो कुछ इस तरीके से इंड्यूस्ड डाइपोल के फॉर्म में बन जाएंगे, ऐसे, ठीक है, जुंग जुंग जुंग, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे इंड्यूस्ड डाइपोल्स बनेंगे। ये क्या है? ये हमारा है इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है भाई? कि वो डाइपोल जो किसकी वजह से बना है? बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से जो डाइपोल बने, वो इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। समझे क्या भाई? पक्का? हमने बाहर से एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल एच बोल लो लगाई, तो इंड्यूस्ड डाइपोल्स बने। इसका मतलब पहला पॉइंट हम क्या लगा सकते हैं कि जैसे ही ठीक है, बाई अप्लाइंग, ठीक है, बाई अप्लाइंग
external by applying external magnetic field, जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, there will be production of induced dipole. Sir, induced dipoles. There will be production of induced dipoles inside the matter. समझ रहे? कहने का मतलब क्या बता कि जैसे ही हमने बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जैसे ही हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, अंदर मैटर के अंदर, ये मैटर है, इस मैटर के अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल्स बन जाएंगे। भैया जैसे ही हमने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, इस मैटर के अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल्स बनते चले गए, और जैसे ही इंड्यूस्ड डाइपोल्स बनेंगे तो क्या होगा पता है? इन इंड्यूस्ड डाइपोल्स को पैदा करने वाला कौन है? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जिससे ये बने, अपने पिता को ही अपोज करने लगे कि भाई जिन्होंने इसे बनाया, इस इंड्यूस्ड डाइपोल को जिन्होंने बनाया उन्हीं को अपोज करता है। जैसे ही ये प्रोड्यूस होगा, जिसने इसको बनाया उसी को अपोज करने लगता है, ठीक है। बट these induced dipoles opposes the external magnetic field, ठीक है। मतलब क्या हुआ है कि जो ये इंड्यूस्ड डाइपोल्स प्रोड्यूस हुए हैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जैसे ही प्रोड्यूस होंगे वैसे ही ये उसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने लगते हैं जिसने इनको प्रोड्यूस किया। डायग्राम में देखो, समझ में आएगा। एक्सटर्नल फील्ड ऐसे जा रहा है, चिक 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 चिक, लेकिन जो एटॉमिक डाइपोल्स तो अभी नहीं बने, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। जो इंड्यूस्ड डाइपोल है वो ऐसे जाने लगे, मतलब प्रोड्यूस इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने किया, इसने कैपिटल एच बोलते हैं। प्रोड्यूस इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने किया इन इंड्यूस्ड डाइपोल्स को, प्रोड्यूस इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने किया इन इंड्यूस्ड डाइपोल्स को। लेकिन जैसे ही ये प्रोड्यूस हुए, ये अपोज करने लगे इसको। क्यों? देख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। पिता बोल रहा है ऐसे चलो तो बेटा ऐसे भाग रहा है। ये इंड्यूस्ड डाइपोल्स बेटे हैं इस एक्सटर्नल फील्ड के, भाई इसी ने तो बनाया। तो ये ऐसे भाग रहा है जैसे कोई इंसान हो, भगवान ने बनाया लेकिन बाद में बोलता है भगवान को नहीं मानता, तो उसका कहने का मतलब है वो अपने पिता को नहीं मानता, तो बेवकूफ है। वैसे ये भी बेवकूफ है। देख रहे हो कि प्रोड्यूस इन्होंने ही किया, बोल रहा है हम नहीं मानते कि कोई एक्सटर्नल फील्ड नाम की भी चीज होती है। इनका देखो मूर्खता, अपोजिट भाग रहे हैं, छोटे से हो गए हैं। बड़े बड़े एटॉमिक डाइपोल्स बनते थे, पिद्दू से हो गए। तो भगवान को ना मानने का, अपने पिता को ना मानने का नतीजा यही होता है। तो ये कहानी बनी इनके साथ, ठीक है। तो जिंदगी में इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं बनने का है, ठीक है, इस केस में ठीक है। तो इतना हमने देखा कि भाई अपोज करने लगा, उधर को भागने लगा। तो इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जब हम बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी इसे हम बोलते हैं, अगर बाहर से हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे तो मैटर के अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है पता है? ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल्स हैं, जब ये सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होकर भागने लगे, उसी को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। कि भाई 10 में से 10 इंड्यूस्ड डाइपोल अगर एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है। अगर 10 में से 5 ही इंड्यूस्ड डाइपोल्स इस डायरेक्शन में है, बाकी इधर उधर भाग रहे हैं, तो मैग्नेटाइजेशन कम है। समझ गए? यही होता है मैग्नेटाइजेशन।
मैग्नेटाइजेशन को हम भैया आई से डिनोट करते हैं, और यहां पर ये मैग्नेटाइजेशन ऐसे हो रहा आई। समझे क्या भाई? तो ये यहां कहानी बन रही है। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, हम एक और कहानी से रूबरू होते हैं। वो कहानी क्या बनती है भैया? वो कहानी कुछ इस तरीके से बनती है कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम इन इंड्यूस्ड डाइपोल्स को रख रहे हैं, सॉरी, जिस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ रहेगा सब्सटेंस, ठीक है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये साथ साथ मूव करने लगता है। कैमरे में सही आ रहा है कि नहीं भाई? 1 2 3 4 रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ना? ठीक है। तो हमने क्या कहा, दूसरी चीज कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल्स होंगे जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं उसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ भागेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है भाई, मतलब ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल्स है, मान लेते हैं इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमने बिछा रखी है, ठीक है, इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड बिछा रखी है, ठीक है। एटॉमिक डाइपोल बोल लो, एटॉमिक डाइपोल किसका समझा? इंड्यूस्ड डाइपोल। मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा, हमने एक थ्योरी जाना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में ये सारे एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे, या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल जो बोल लो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आप बिछा करके रखोगे उसी डायरेक्शन में ये इंड्यूस्ड डाइपोल्स भी भागेंगे, या फिर एटॉमिक डाइपोल बोल लो। एटॉमिक डाइपोल नहीं बनता यहां, लेकिन हम मान लेते हैं एटॉमिक डाइपोल ही मान लेते हैं, ठीक है। जो हमारे एटॉमिक डाइपोल्स हैं, ठीक है, एटॉमिक डाइपोल्स, ठीक है, मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ, moves in the same direction of moves in the same direction of magnetic field, in the same direction of magnetic field। भैया जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बिछा करके रखेंगे उसी डायरेक्शन में ये एटॉमिक डाइपोल्स या इंड्यूस्ड डाइपोल्स मूव करेंगे। अगर एटॉमिक डाइपोल होता या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही उसी डायरेक्शन में ये इंड्यूस्ड डाइपोल्स मूव करेंगे। अब जैसे यहां पर ही है, मैग्नेटाइजेशन हुआ आई, एटॉमिक इंड्यूस्ड डाइपोल्स ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इन इंड्यूस्ड डाइपोल जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ बनाएंगे ये इंड्यूस्ड डाइपोल्स। देख नहीं रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, इंड्यूस्ड डाइपोल भी ऐसे। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं किसी भी मैटर के ऊपर, तो ये दोनों चीज हम पाते हैं कि ये दोनों कहानी होती है। पहला तो इंड्यूस्ड डाइपोल प्रोड्यूस होगा जो अपने पिता, मतलब जिस एक्सटर्नल फील्ड ने प्रोड्यूस किया उसी को अपोज करेगा, और जो हमारे इंड्यूस्ड डाइपोल्स या फिर एटॉमिक डाइपोल है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। यहां ऐसे बना दिया, वहां ऐसे कंफ्यूज ना हो, जिस डायरेक्शन में डाइपोल उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, समझ लो। तो ये दोनों कहानी हमने देख ली, और बाकी डायमैग्नेटिज्म का ये कॉन्सेप्ट तो हम देख लिए हैं कि यहां पर रियलिटी में क्या होता है। रियलिटी में यहां पर कोई एटॉमिक डाइपोल बनता ही नहीं है ऐसे। ये तो इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो छोटे छोटे, इसी को छोटे एरो बना दिए, छोटे छोटे एरोस बना दिए, बाकी ये बनता ही कहां है। रियल में तो एटॉमिक डाइपोल नहीं बनता, तो एटम ही रह जाते हैं, एटम ही रह जाते हैं। हाँ, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो इंड्यूस्ड डाइपोल्स बन गए छोटे छोटे, ठीक है। तो ये कहानी यहां पर हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए हमने गोला ना दिखा कि ये दिखा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो इंड्यूस्ड डाइपोल तो प्रोड्यूस हो ही गए थे, ठीक है। अब इसे नोट करो भाई। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देखते हैं। भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, 1 2 3 पर इसे नोट करो भाई जल्दी से। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को देखना शुरू करें भाई मेरे, पक्का हो गया क्या भैया? जल्दी नोट करो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देखें। इरेज कर दूं? इरेज करने जा रहा हूं भाई, ठीक है, करना भाई इरेज। यहां क्या लिखा था? एटॉमिक डाइपोल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हो गया था भैया। ला 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 ला। अब इसके बाद हम ना प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अभी आने बाकी हैं तो साथ में जुड़े रहें। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हम पूरा खत्म करके ही दम लेंगे, ठीक है, पक्का। तो इसे हम ऐसे कहानियों को देखते हुए चले जाएंगे कि आखिर क्या क्या कहानियां बनती जा रही हैं, ठीक है। ठंड का मौसम है, जल्दी एज होता नहीं क्योंकि जम जाता है भैया। जो लिखा है हमने ये जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है। सुन 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 तो सुन बरसात की धुन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की इतनी कहानी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कि आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इन डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। डायामैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अच्छा, पहले लिख लेते हैं। तब क्या लिखना है हमें लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फिर जो भी हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी भैया? पहली प्रॉपर्टी, जो हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये वीकली रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। भैया जैसे ही हम बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो मैटर के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं ये वीकली रिपेल होने लगते हैं, ठीक है। जो हमारे मैटर के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। पहली बात तो एटॉमिक डाइपोल होते ही नहीं है, ठीक है, तो लिख लेते हैं वही चीज, इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं हमारे पास। तो यहां क्या लिखेंगे कि नो एटॉमिक डाइपोल्स, नो एटॉमिक डाइपोल्स अकर्स, अकर मतलब होना, नहीं होते। नो एटॉमिक डाइपोल्स अकर्स इन डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। भाई डायामैग्नेटिक मटेरियल बोल लो या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोल लो, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जो भी हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर एटॉमिक डाइपोल होता ही क्या? हमने पता किया क्यों नहीं होता एटॉमिक डाइपोल, बताया था मैंने कि भाई क्या हो रहा। हमने ये पढ़ा कि भाई इसमें क्या हो रहा, एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा, बताया था ना क्यों एटॉमिक डाइपोल नहीं होता। क्या पढ़ा था कि भाई मान लेते हैं ये जूम जूम, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा तो इसकी वजह से करंट ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन जूम जूम, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा। इसी एटम में हमने दो बनाए समझाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा तो करंट इसके अपोजिट ऐसे। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट, करंट ऐसे, राइट हैंड का पाम करंट के डायरेक्शन में जूम, करंट ऐसे जा रहा तो जूम, थंब ऊपर की तरफ, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे बन गया था। इसको मान लिया M1 और इसकी वजह से करंट ऐसे जा रहा, जूम जूम जूम, ऐसे जूम जूम, तो पाम, राइट हैंड का पाम करंट के डायरेक्शन में जूम, थंब नीचे की तरफ, यानी इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे बना, तो इसको M2 मान लिया। अब जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम बना था वो क्या आया था? जो भी हमारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम बना था वो क्या हो गया? M1 प्लस M2 आया, M1 वेक्टर प्लस माइनस M2 वेक्टर हो गया, दोनों कट गए तो आया क्या वैल्यू? 0 आ गया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट था। अब भाई एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ गया, जब मैग्नेटिक मूवमेंट ही 0 है एटम का तो कहेगा एटॉमिक डाइपोल, तो नो एटॉमिक डाइपोल इज इक्वल टू क्या बन गया? नो एटॉमिक डाइपोल। यही था पूरा डायग्राम, समझ गए? नो एटॉमिक डाइपोल, ठीक। तो ये कहानियां बनी थी कि कोई भी एटॉमिक डाइपोल तो यहां पर नहीं बनेगा, कोई भी एटॉमिक डाइपोल यहां पर नहीं बनेगा, ठीक। इसी में हम क्या देख सकते हैं कि जो जैसे ही हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, जैसे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो ये वीकली रिपेल होने लगता है। कौन वीकली रिपेल होने लगता है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। लिखो, डायग्राम से बताते हैं, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस, कौन सब्सटेंसेस? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो दीज सब्सटेंसेस, ये जो सब्सटेंस होते हैं, दीज सब्सटेंसेस, ठीक है, जो ये हमारे सब्सटेंस होते हैं गॉट
वीकली रिपेल, वीकली रिपेल कहां पर? इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। भैया जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, वैसे ही हम क्या पाते हैं बताते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाते हैं, जो भी हमारा डायमैग्नेटिक मैटर या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो वीकली रिपेल होने लगता है। क्या बोल रहे हो, डायग्राम से देखते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई यहां पर हमने इसी मैटर को लिया, यहां पर हमने इस मैटर को लिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक मैटर। थोड़ा इधर बनाते हैं ताकि चीजें आसानी से क्लियर हो, ठीक है। यहां पर बनाते हैं ऐसे जूम 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 जूम। यहां तक दिख रहा है कि नहीं बोर्ड भाई? पता नहीं बोर्ड भी दिख रहा है कि नहीं। यहां बना लेते हैं अच्छे से, जूम 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 जूम, ठीक है। हमने कहा ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक मटेरियल या डायमैग्नेटिक मैटर बोल लो, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा बाहर से हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं कि भाई ऐसी फील्ड जो मैग्नेटाइज कर दे इसके अंदर प्रेजेंट इंड्यूस्ड डाइपोल्स को, ठीक है। तो हमने एक मैटर बनाया और इस मैटर के अंदर क्या है, हमने जो है मैटर के बाहर हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई। तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड डाइपोल्स प्रोड्यूस होंगे इस मैटर के अंदर और इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने लगेंगे, यानी इस डायरेक्शन में भागने लगेंगे ये इंड्यूस्ड डाइपोल्स, जो कि प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहे हैं? इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। ऐसे तो अगर ध्यान से देखो तो एक्सटर्नल फील्ड ऐसे आ रही है, जैसे हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाई। तो अगर डायमैग्नेटिक मैटर होगा तो उस डायमैग्नेटिक मैटर के जो इंड्यूस्ड डाइपोल्स पैदा हुए हैं इस फील्ड की वजह से, वो क्या करेंगे? दूरी भाग रिपेल होने लगेंगे, भागने लगेंगे मैटर से, ऐसे, ठीक है। समझ लो, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे जूम, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल्स भागेंगे इसे, वीकली रिपेल, थोड़ा सा रिपेल होंगे। रिपेल मतलब वहां से भागना, समझ रहे हो? तो ये वीकली रिपेल हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? ये जो है वीकली रिपेल हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं भैया? ये हो रहे हैं वीकली रिपेल। क्या हो रहे हैं? वीकली रिपेल। ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वीकली रिपेल होते हैं। जैसे ही हमको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ये वीकली रिपेल होने लगते हैं और कुछ नहीं। पक्का समझे क्या? They got weakly repel in external magnetic field. नोट कर भाई बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया क्या? पक्का हो गया? हटा दे भैया, हटा दे। दूसरा पॉइंट देखें, पक्का इसे दूसरा पॉइंट मान लो। ये पहला था, ये दूसरा था, तो अब तीसरा आएगा, ठीक है। चलो भाई, तो तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। हो गया प्यारे बच्चों, हटा नहीं, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं, हटा लो भाई। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक, ये इंड्यूस्ड डाइपोल था भाई जो देख रहे हो, एटॉमिक डाइपोल थोड़ी है, बड़ा बोलते हो, ठीक है। अब हम इसके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे। पिछले लेक्चर मैंने बताया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, एक तरीके का कांस्टेंट है, बताते हैं, फिर से बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं भैया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कहानियां। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कहानियां। प्यारे बच्चे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, समझेगा? जुम पल पल यादों में मरता, जीवन ये मेरा खाता, जुम 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 जुम। चलो भैया, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। क्या देखते हैं? पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्या कहानी है भैया? क्या कहानी है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है ये बताते हैं। तीसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं भैया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कि आखिर क्या होती है ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हमने पढ़ा है इसको, अच्छे से बताया है, फिर से बताएंगे। इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, जीटा, इस तरीके से। ये कॉमा, ये ब्रैकेट ना देखो, ये चीज देखो, ये जीटा से। तो क्या है ये? याद करो, अगर हमने पिछले लेक्चर्स में फॉर्मूले पढ़े थे कुछ,
फिर से देखते हैं। पहले ये देखो, ये हमने फिर से वही मैटर बना लिया, ठीक है, हमने जो है मैटर बना लिया है, ठीक है, और हमने बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई जिसे हम H बोलते हैं। इसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। कहने का मतलब कि कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर रहा है इस मैटर को। मैग्नेटाइज का मतलब क्या बताते हैं फिर से। देखो, मान लो जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो मैटर के अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल्स बनेंगे, ठीक है, ऐसे इंड्यूस्ड डाइपोल्स छोटे छोटे बन गए, ठीक है। अब सुनो, तो अगर ध्यान से देखो तो ये सारे डाइपोल्स हमने हालांकि एक ही डायरेक्शन में दिखा रखे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, एक डायरेक्शन में ये है नहीं। मतलब कुछ ऐसे न्यूज डाइपोल भी होते हैं जो इधर उधर भागते हैं, हमने एक दिखा दिया ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है। सुनो अभी, तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है पता है? मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे हैं तगड़ी, तो जब सारे डाइपोल्स, जितने ज्यादा डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का सीधा मतलब कि जब एटॉमिक डाइपोल्स या इंड्यूस्ड डाइपोल्स जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होकर भागने लगे तो उतना ज्यादा मैग्नेटाइज, या फिर उसी को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो यहां पर जब हम बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन होगा जिसे हम आई बोलते हैं। बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाई या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं इसे, तो मैग्नेटाइजेशन होगा इस डायरेक्शन में। तो पहली बात तो क्या हो रहा, H क्या है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे हो या एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हो, और I क्या है कि इस एक्सटर्नल फील्ड के लगाने की वजह से कितना मैग्नेटाइज हुआ ये मैटर, यानी कितने ज्यादा इंड्यूस्ड डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में भागे। कुछ मान लो ऐसे भी भागने लगते हैं ना, तो सारे तो मैग्नेटाइज होंगे नहीं, कुछ अपोजिट भी भागते हैं, ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हमें ऐसे ही दिखा दिया था, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन ये होता है। तो हमने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, क्या बताया था कि जो I का वैल्यू होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है जीटा H। I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है जीटा H। जीटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है भाई, किसी भी मटेरियल का जितना ज्यादा जीटा होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा उस मैटर के अंदर, ठीक है। यही होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ज्यादा रहेगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पाएगा मैटर, ठीक है। हर मैटर का अपना खुद का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, हर मैटर का खुद का अपना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई I इधर भाग रहा, H इधर भाग रहा, समझ रहे हो कि भैया मान लो H हमने जो है, H अगर हमने 1000 एम्पियर मीटर इनवर्स लगाई, ये H की यूनिट होती है, I की भी यूनिट सेम होती है, कि अगर इतना एम्पियर मीटर इनवर्स का हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे तो आपको पता है कितना बनेगा ये। पहली बात तो दोनों अपोजिट में है, तो जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो निगेटिव हो जाएगा, पहली बात तो, क्योंकि दोनों अपोजिट है, ये तो पक्का है। हमको चीज पता करनी है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जो भी हमारी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भाई, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बिल्कुल, हाँ। तो जो जीटा होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, जो हमारा जीटा होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, जीटा ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कितना होता है, इस रेंज में होता है, कितना, -10⁻³ से लेकर के -10⁻⁻9 तक। तो अगर हम यहां पर जीटा को, अगर हम I निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, जीटा की जगह -10⁻³ रखें तो -10⁻³ इंटू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हमने 1000 एम्पियर मीटर इनवर्स ली, तो 1000 इज इक्वल टू ये 10⁻³ तो 1/1000 रख ले, और माइनस तो लगा ही रहेगा, तो यहां -1/1000। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल रूल भाई, जैसे मान लो 10⁻⁻4 दिया गया है तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 जीरो लिख लो, जो चारों जीरो नीचे रख लो, 1/, मतलब 4 को नीचे, समझ रहे हो, ठीक, -4 था तो अब रेसिप्रोकल में रख लो 1/, इतना, ठीक, जितने जीरो उसको नीचे और 1/, में रख लो तो माइनस साइन यहां से हट जाता है।
और एक माइनस पहले से, तो माइनस हम वो रखे हैं, तो क्या हो गया, तो यहां हो गया -1/1000 इंटू 1000। देख रहे हो भैया कि हम जो है 1000 एम्पियर मीटर इनवर्स का मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे हैं या फिर एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं 1000 एम्पियर मीटर इनवर्स का, तो कितनी मैग्नेटाइजेशन हो रही है, -1 एम्पियर मीटर इनवर्स। कितना हो रहा है, -1 एम्पियर मीटर इनवर्स। कि भैया हमने इतनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाई तो इतू सा मैग्नेटाइजेशन हुआ, बहुत कम मैग्नेटाइजेशन हुआ। इससे हम सीख सकते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में आप बहुत ज्यादा लगाओगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा लगाओगे तो थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। बहुत ज्यादा आउटपुट लगाया, इनपुट कम मिला, 14 घंटे पढ़े, ठीक है, लेकिन आउटपुट 1 घंटा निकाल रहे हैं वही हाल इनका है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कभी नहीं बनने का, ठीक है। तो बहुत छोटा भी आ रहा और निगेटिव भी आता है हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो हमारा जीटा का फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, जीटा इज इक्वल टू क्या होगा, I/H। अब ध्यान से अगर भैया देखो तो I क्या है, निगेटिव है, ऊपर एक निगेटिव टर्म है, तो नीचे भैया आप कितना भी बड़ा टर्म ले लो, H में 1000 कितना भी ले लो, लेकिन जो ओवरऑल वैल्यू आएगी जीटा की वो तो निगेटिव ही आएगी ना। तो जीटा क्या हो गया, इसकी वजह से जीटा निगेटिव होता है, यानी जीटा क्या है, यानी जीटा हमारा लेस देन 0 है। अब भाई निगेटिव है तो बहुत छोटा भी हुआ, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू है इसकी, 0 से छोटा भी है और बहुत मतलब 0 से छोटा या निगेटिव बोल लो, मतलब क्या है, 0 से छोटा बोल लो, निगेटिव बोल लो, बोला हमने निगेटिव, ठीक है, निगेटिव है, 0 से छोटा है और बहुत, 0 से छोटा मतलब क्या, वेरी स्मॉल ठीक, तो 0 से छोटा है, निगेटिव भी है, ठीक है, निगेटिव तो आएगा ही, ऊपर निगेटिव टर्म है, एच इतना ज्यादा लगा रहे हो, आई इतना कम मिल रहा, ऊपर से अपोजिट भी है, ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, एक में भैया एक्सेप्शन है, अगर सुपर कंडक्टर लोगे तो वहां पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का आई ज्यादा मिलेगा, एच ज्यादा लगाओगे, जितना एच लगाओगे उतना ही आई मिलेगा निगेटिव साइन, लेकिन सुपर कंडक्टर के लिए एक्सेप्शन है कि अगर हम सुपर कंडक्टर लें, अगर हम कोई सुपर कंडक्टर लें, ठीक है, सुपर कंडक्टर है, अगर हम कोई सुपर कंडक्टर लें तो उनका जो जीटा होता है ना, उनका जीटा -1 के करीब होता है। अब इस फॉर्मूले को पुट करो, I इज इक्वल टू जीटा एच, I इज इक्वल टू जीटा का वैल्यू -1 इंटू एच हमने कितनी लगाई, मान लो सुपर कंडक्टर पे भी हम इतना ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाएं तो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो जैसे हम 1000 लगाएंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा, -1000। ओ भैया, मतलब सुपर कंडक्टर के केस में कहानी पलट गई, जितना ज्यादा बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन तुम पाओगे, ठीक है, निगेटिव में। तो सुपर कंडक्टर में एक्सेप्शन है कि हाँ भाई ये जो है ज्यादा मैग्नेटाइजेशन दे देते हैं, और जो ऑर्डिनरी मटेरियल है जो इतना इतू सा कहाँ गया, टेन्नू टिन्नू, ये, हाँ ये, मतलब कि जिनका मतलब जो डायमैग्नेटिक कोई फॉलो करें, ठीक है, वो तो NaCl हो गए, वाटर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, हीलियम हो गया, ये सब क्या होंगे, ये वो मटेरियल्स हैं कि भैया जिनका मैग्नेटाइजेशन इतना सा है, टुर्रू, जो नॉर्मल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे NaCl हो गया, एक्सेप्शन नहीं है ये तो प्योर डायमैग्नेटिक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे हो तो -1 थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन हो रहा, ठीक है, ये है ये मटेरियल, देख लो वहां से लोग को, ठीक है, NaCl है, कॉपर है, वाटर जी हैं, ठीक है, वाटर जी, ठीक है, हीलियम भैया हो गए, ये एग्जांपल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, जैसे जुल्लू सा -1 में दे रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन -1 हो रहा है इनमें, -1 एम्पियर मीटर इनवर्स, सुपर कंडक्टर बनो, ये देखा टक, देखा ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, समझ। इसी में एक और पॉइंट हम नोट करेंगे, फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे पॉइंट क्या यहीं पे लिख लेते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी नाम की भी हमने कहानी सुनी है, यहीं पर लिख लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, 1 प्लस जीटा, फिर हमने दिया है इसका कई बार, फिर से रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, क्या होता है पहले बताया है कि मान लो भैया
हम जो है वैक्यूम में है, ऊपर वाला दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं कि मान लो भैया हम जो है वैक्यूम में गए। तो जैसे हम वैक्यूम में गए तो वैक्यूम में जो हमारी मान लो हम वैक्यूम में गए, वैक्यूम में मान लो हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, 10 टेस्ला। और उसी मटेरियल, और जब मटेरियल लेके आए, ठीक है, मतलब वैक्यूम में मटेरियल को लेके गए तो इतना मैग्नेटिक फील्ड बना, और उसी मटेरियल को हम किसी मीडियम में लेके आए, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, मान लो 30 टेस्ला बना। 30 टेस्ला, टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट और मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड को बीएम। तो जो हमारा म्यूएम होता है, सॉरी म्यूआर होता है, उसको हम, उसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया, ये उसका फॉर्मूला होता है बीएम बाई बी नॉट। ये तो होता है, ये एक और होता है, ठीक है, ये वाला भी होता है। तो बीएम कितना है मेरे भाई, बीएम है 30 और बी नॉट कितना है 10, यानी कितना वैल्यू आया, 3 टेस्ला। तो फील आया रिलेटिव परमिबिलिटी का। कहने का मतलब कि वैक्यूम से जब हम मीडियम में लेके जा रहे किसी मटेरियल को, तो वहां पर कितना गुना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, 3 गुना बढ़ा है। तो जितना गुना बढ़ा है वही रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, सॉरी, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला भी होता है 1 प्लस जीटा। इसको हटा दें, समझ गए हम, ठीक है। वैक्यूम में 10 था तो मीडियम में 30 हो गया, तो 3 गुना बढ़ा, ठीक है, ये हटाएं। चलो, तो इस तरीके से ये होता है। इसका एक और फॉर्मूला है 1 प्लस जीटा। एक और होता है, उसमें नहीं जाना, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, ये सब मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, देख सकते हो, ठीक है, यहाँ नहीं, ठीक। तो 1 प्लस जीटा होता है, तो यहाँ 1। अब भैया इसमें आप कोई निगेटिव, जीटा क्या आ रहा है, जीटा निगेटिव आ रहा है इनका, तो जीटा की जगह कुछ निगेटिव टर्म ही तो ऐड करोगे, ठीक है, जीटा की जगह कुछ निगेटिव टर्म ही तो ऐड करोगे। तो 1 में कुछ निगेटिव ऐड करोगे तो निगेटिव ही तो आएगा, या फिर बोल लो निगेटिव नहीं तो तकरीबन क्या होगा, इतना तो होगा कि 1 से छोटा ही आएगा। 1 में निगेटिव ऐड करोगे तो 1 से तो छोटा ही आएगा, यानी जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होगा, जो भी हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होगा, वो 1 से छोटा होता है। क्या होता है, म्यूआर, जो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होती है, वो स्लाइटली लेसर देन 1 होता है इन सब्सटेंसेस के लिए। जो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जो हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो भी हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, वो क्या होती है, स्लाइटली लेसर देन 1, या फिर लेसर देन 1, लेसर देन 1 होता है ऐसा, लेसर बोल, ठीक है। तो ये भी कहानी बहुत जरूरी होती है, जीटा और हमारे रिलेटिव परमिएबिलिटी की, ठीक है। समझ रहे हो का चीजों को, पक्का भैया। इसे नोट करो तो हटाएं, 1 2 3 4 पास करके नोट कर लिया, 1 2 3 4 हो गया, हटा दें, पक्का हटाओ भाई, मैंने खोपड़ी हट जा, हटा दें, हो गया। एक और पॉइंट देख ले, इरेज कर दें, चलो भाई। अब हम देखते हैं एक और पॉइंट, मैं हटाने जा रहा हूं भाई, नोट कर लो, हटाने जा रहा हूं भैया, बहुत जरूरी, नोट करो, हटाने जा रहा हूं, पॉज करके नोट करो भाई, हटा रहा हूं भाई, ठीक है, हटा रहा हूं मैं, चलो हो गया, हटा रहा। तो भैया अब हम देखेंगे एक लास्ट 2 पॉइंट है बस, अब ज्यादा पॉइंट बचे नहीं है, मुबारक हो आपको, ये टॉपिक खत्म होने वाला है। अब हम जो है 2 लास्ट पॉइंट देखेंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे भैया कुछ नई कहानी है, 2 पॉइंट से अलग अलग। ये तो समझ में आ गया जीटा वगैरह की कहानी, जो जो यहां पर थी, ये क्या क्या हो गया वहां यहां पर, ठीक है। सुपर कंडक्टर की भी कहानी हमने देख ली कि भैया वो एक एक्सेप्शन है, समझ रहे हो। सुपर कंडक्टर हमारा क्या है, सुपर कंडक्टर हमारा एक एक्सेप्शन में आता है, अगर ध्यान से चीजों को हम देखना चाहें तो, ठीक है। जिंग 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 जिंग, अरे प्रॉपर्टीज को कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को हम देखते हुए चली जाती हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहानियों को बना दिए हैं, ठीक है। हमने 3 पॉइंट देख, 2 पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। हमारी सारी कहानी क्लियर होती हुई चली जाएगी। इतना देर इंगेज होता है यार, क्या बताऊं, चलो हाँ, ठीक है। तो 2 पॉइंट हम और देखेंगे, ये क्या है भैया,
सब्सटेंस यहाँ लिखना था तो लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो हम जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को देख रहे थे। तो हमारा जो है चौथा पॉइंट हम देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या भैया, कि जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये वीक फील्ड से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। जो भी हमारा रीजन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक फील्ड की तरफ भागते हैं। जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, दीज सब्सटेंसेस लिख लो, बार बार डाया लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, दीज सब्सटेंसेस, भैया अगर हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कहे हमने कि दीज सब्सटेंसेस मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड रीजन। भैया अगर कोई हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड रखी हुई है, तो ये जो हमारे सब्सटेंस होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड के रीजन में भागते हैं। These materials या फिर these substances move from strong field to weak field region। समझ रहे भैया, कि मान लो यहां पर फील्ड 10 टेस्ला है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो किस तरफ भागेंगे, वो यहां से ऐसे भागने लगेंगे जहां पर कम रीजन, मतलब जहां पर वीक फील्ड होगी, 5 टेस्ला की फील्ड। मतलब ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कोई है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ भागता है। मान लो कोई मटेरियल है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ भागेगा, ठीक है। अब जैसे भैया कोई बच्चा है, ठीक है, अब अगर वो पढ़ने वाला नहीं है तो जहां पर 20 होनहार बच्चे होंगे वहां से भागेगा, कहां पर, जो एकदम छपरी होंगे, ठीक है, वहां पे भागेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ भाग जाएगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वही है, छपरी बच्चा, जो अच्छे बच्चों को देख के भागता है, छपरियों के पास जाके हाँ यहाँ सही है, ठीक है। तो जिनकी स्ट्रॉन्ग फील्ड की, उनको तो छोड़ के भाग आया। ये लेस मैग्नेटिक, जो लेस स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहां को भागता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। समझे क्या? एक हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, हमारा 5th पॉइंट, जो कि क्या है, कि जो डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं, उसकी जो डेंसिटी होती है मैटर के अंदर कम होती है, मैटर के बाहर ज्यादा होती है। बताते हैं क्या कहने का मतलब, कि डेंसिटी ऑफ these materials, डेंसिटी ऑफ these materials, ठीक है, इस लेसर, कम होता है। इन मटेरियल्स का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है। डेंसिटी ऑफ दीज मटेरियल्स इज लेसर इन मैटर के अंदर, तो या फिर सब्सटेंस है, डेंसिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, कोई डेंसिटी ऑफ दीज मटेरियल्स इज लेसर इन मैटर एंड मोर आउटसाइड द मैटर। मैटर के बाहर जाओगे तो ज्यादा होगा, एंड मोर इन आउटसाइड द मैटर। मतलब बाहर जाने पर, जब हम बाहर जाएंगे, मोर इन आउटसाइड द मैटर। भैया जैसे ही हम मैटर के बाहर जाएंगे तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी जो है बढ़ने लगती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने जो है कोई यहां पर मैटर लिया, हमने यहां पर कोई एक मैटर ले रखा है, मान लेते हैं यहां हमने एक मैटर लिया, ठीक है। फिर हमने बाहर से एक एक्सटर्नल फील्ड लगाई ऐसे, तो एक तो इधर निकल आएगी, एक हमारी जो है एक्सटर्नल फील्ड बोल लो, मैग्नेटिक फील्ड बोल लो, मतलब इनसाइड डेंसिटी कम है, अंदर एक ही जाएगी, एक गई, दो गई, ज्यादा नहीं जाएगी। अंदर बहुत कम डेंसिटी होती है, अंदर नहीं जा पाती है। समझ रहे भाई, जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड होती है वो इतनी नहीं जा पाती है, जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड होती है वो अंदर बहुत ज्यादा नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि जैसे एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो क्या होते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे कुछ इंड्यूस्ड डाइपोल्स प्रोड्यूस हुए थे। अब ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, इनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है।
तो क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इन इंड्यूस्ड डाइपोल की वजह से बनी है, ये इस एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगी। भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्यों, एक्सटर्नल फील्ड ऐसे आ रही, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको बाहर भगाएगी, तो इसकी वजह से अंदर डेंसिटी कम हो जाती है एक्सटर्नल फील्ड की, रेदर देन बाहर। ऐसे जूम जूम, ऐसे देख रहे हो, फिर ऐसे जूम जूम, देख रहे हो, बाहर यही डेंसिटी बढ़ जा रही है, 1 2 3 4, बाहर देखो डेंसिटी कितनी ज्यादा है, देख रहे हो, बाहर कितनी ज्यादा डेंसिटी है और अंदर कितनी कम डेंसिटी है, देख रहे हो, एक लाइन खाली, और बाहर देखो कितनी ज्यादा लाइन जा रही है, देख रहे हो। तो यहां पर बाहर जो होती है डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और अंदर डेंसिटी बहुत कम होती है, इसी वजह से बाहर देखो 4 लाइंस बन रही, अंदर 1, इसको मिला लो तो 5 भी हो जाएंगे, खैर ठीक है। तो इस तरीके से चीजें बनती हैं, समझ रहे हो क्या चीजों को। तो ये होती है पूरी कहानी, बाहर डेंसिटी ज्यादा अंदर क्यों कम बता दिया। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, हो गया क्या, 1 2 3 4 हो गया। इस डायग्राम को मैं यहां फिर से बना देता हूं, इसी डायग्राम को यहां पर, कि भाई ये लो हमारे पास मैटर है, ठीक है। तो हमने एक एक्सटर्नल फील्ड लगाई ऐसे कैपिटल एच, अब यहां पर कई सारे डाइपोल्स बनेंगे इस तरीके से, यहां पर भी ऐसे, यहां पर भी ऐसे, यहां पर भी वैसे, इनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस एच को अपोज किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जूम, एक्सटर्नल फील्ड ऐसे जूम, तो मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने अपोज किया, तो इसकी वजह से अंदर बहुत कम फील्ड लाइंस बनेंगी, बाहर ज्यादा बनेंगी, ऐसे जूम जूम, ये ऐसे जूम जूम, ऐसे समझ लो। अब भैया इसे नोट करो, हम इसे इरेज करेंगे। हो गया क्या, 1 2 3 4 हो गया पक्का, आ जाओ भाई, 1 2 3 4 1 2 3 4 नोट करो भाई, मैं आ जाऊंगा आगे तो नोट नहीं कर पाओगे, आ जाओ भाई, मैं आ रहा हूं, इसे पॉज करके नोट कर लो। हो गया पक्का, आ रहा हूं भाई, नोट कर लो। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटियम सब्सटेंसेस के बारे में देखेंगे, ठीक। और भी कई सारे लेक्चर आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना था, क्या, कि जो हमारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एटम का, मान लो भाई ये हमारा एटम था, तो ये न्यूक्लियस था, तो इस न्यूक्लियस की वजह से भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है, लेकिन वो मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत छोटा होता है, तो उसे हम ऐड नहीं करते थे, ठीक, यही कहानी था, कुछ नहीं, ठीक है। तो भैया यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म हम बहुत जल्द लाएंगे और फेरोमैग्नेटिज्म की भी कहानियां पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।